इस वीडियो में हम न्यू लॉन्गमैन विस्तास क्लास 8 का चैप्टर मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मेजर क्रॉप्स की जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और यूएसए और इंडिया में फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं मेजर क्रॉप्स। हालांकि वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है, पर सिर्फ अर्थ के लैंड का 11% में ही क्रॉप ग्रो की जाती है। क्रॉप सिर्फ हमारी फूड रिक्वायरमेंट को नहीं, बल्कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स भी देती है। पूरे वर्ल्ड में क्रॉप्स की बहुत सारी वैरायटी ग्रो होती है, जो कि डिफरेंट रीजन की सोशियो इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। क्रॉप्स को फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कुछ मेजर क्रॉप्स के जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया गया है, जैसे कि फूड क्रॉप्स यानी कि राइस। तो पहले राइस देख लेते हैं। वर्ल्ड की मेन फूड क्रॉप है राइस। यह वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है। राइस के लिए हॉट और वेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन सूट करता है, जो कि रिवर वैली, डेल्टास, कोस्टल प्लेन्स के साथ टेरेस्ड हिल स्लोप्स में ग्रो किए जाते हैं। राइस को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और स्टैगनेंट वाटर की ज़रूरत होती है। यह एलोवियल सॉइल के साथ क्लेई सब सॉइल में बेस्ट ग्रो होता है। ज़्यादातर राइस स्टेजेस का काम हाथ से होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। अब हम वीट पढ़ते हैं। तो मिड लैटिट्यूड और ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स में वीट चीफ फूड क्रॉप है। इसको 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। वीट के लिए आइडियल वेदर कंडीशन कूल और मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन है और ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है। हार्वेस्ट के टाइम यह ब्लैक सॉइल या ड्रेन्ड लोमी सॉइल में बेस्ट ग्रो होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स पर्याप्त मात्रा में यूज़ होते हैं। अब मेज़ पढ़ते हैं। यूएसए में मेज़ को कॉर्न कहते हैं और इंडिया में मक्का कहते हैं। मेज़ फूड क्रॉप के साथ फॉडर क्रॉप की तरह भी ग्रो होता है। इसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। सॉइल फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। अब मिलेट्स पढ़ते हैं। कोर्स ग्रेन्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी और सोगम को मिलेट्स कहते हैं। ये फूड और फॉडर क्रॉप्स की तरह ग्रो होता है, जहां हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल होती है। ये सैंडी और इनफर्टाइल सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। अब कमर्शियल क्रॉप्स पढ़ते हैं। पहला है शुगर केन। शुगर का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है शुगर केन और ट्रॉपिकल रीजन में प्लांटेशन क्रॉप्स की तरह उगाया जाता है। इसको 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 125 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। यह वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल या ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स पर्याप्त मात्रा में यूज़ होते हैं। शुगर केन मैच्योर प्लांट्स के स्टेम कटिंग से ग्रो होता है। बहुत ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर काम हाथ से होता है। शुगर मिल्स तक केन्स को पहुंचाने के लिए
अच्छे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। पहला है कॉटन। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के समय से कॉटन यूज़ हो रहा है। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की चीफ क्रॉप है। यह फाइबर की लेंथ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग स्टेपल कॉटन। कॉटन को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है राइपनिंग के टाइम। यह एलुवियल सॉइल और ब्लैक लावा सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर्याप्त मात्रा में यूज़ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है क्योंकि कॉटन बॉल्स को पिक करना पड़ता है। अब आपको टेबल 7.1 दिख रही होगी। यहाँ पे हमें मेजर क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पहले क्रॉप लिखी हुई है, फिर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ दी हैं वर्ल्ड में, फिर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दिए हैं इंडिया में। अब पेज 185 पे आ जाते हैं। तो अब ज्यूट देखते हैं। ज्यूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इसमें हॉट और वेट क्लाइमेट, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर और 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल और स्टैगनेंट वाटर की ज़रूरत होती है ग्रोइंग सीजन में। फ्लड प्लेन्स और डेल्टास के एलुवियल सॉइल इस क्रॉप के लिए बेस्ट होती है। ज्यूट कल्टीवेशन में बहुत मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। ज्यूट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि टेक्सटाइल, रोप्स, मैट्स, गनी बैग्स और पैकिंग मटेरियल, इन सब में यूज़ होता है। अब बेवरेज क्रॉप्स पढ़ते हैं। पहला है टी। तो टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेवरेज है पूरे वर्ल्ड में। यह ट्रॉपिकल रीजन में प्लांटेशन क्रॉप की तरह ग्रो होता है। यह टी प्लांट्स की लीव्स से मिलता है जो कि एक श्रब है। टी को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। टी स्टेगनेंट वाटर में नहीं हो सकता है, स्टेगनेंट वाटर में ग्रो नहीं हो सकता है। इसलिए टी स्टेट्स में स्लोपिंग लैंड और वेल ड्रेन्ड सॉइल में टी ग्रो होती है। लंबे ट्रीज टी बुशेस की रोज के बीच में उगाए जाते हैं ताकि उन्हें डायरेक्ट सनलाइट से बचा सके। टी को मेनली पिक किया जाता है, इसलिए सस्ती लेबर ज़्यादा मात्रा में लगती है। अब कॉफ़ी पढ़ेंगे। कॉफ़ी भी एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। यह ट्रॉपिकल हाईलैंड्स में प्लांटेशन की तरह ग्रो होती है। यह प्लांट की बीन्स से मिलती है जो कि फर्मेंट ड्राई रोस्ट की जाती है, फिर कॉफ़ी पाउडर प्रोड्यूस किया जाता है। कॉफ़ी के 3 मेन वैराइटीज़ हैं जो कि हैं अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रेका। कॉफ़ी को 14 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। लंबे शेडी ट्री उगाए जाते हैं कॉफ़ी प्लांट्स के बीच में ताकि डायरेक्ट सनलाइट से उन्हें बचा सके। कॉफ़ी एस्टेट में बहुत मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। जब से सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई है तब से एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ह्यूमंस का। वर्ल्ड पॉपुलेशन के बढ़ने से फूड की डिमांड बढ़ गई है और लैंड से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने की कोशिश होने लगी है। कल्टीवेशन के लिए न्यू आइडियाज़ बने, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेटर, सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और फार्मिंग के इम्प्रूव्ड मेथड्स लाए गए
ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हुई है। मॉडर्न मशीन जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर के यूज़ से सिर्फ वर्क फास्ट ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो गया है। कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि लैंड टेन्योर, स्मॉल फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना और क्रॉप इंश्योरेंस। और ये सारे एफर्ट्स अच्छे रहे तभी आज वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन ज़्यादा है वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ से। चलिए हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ की। पहले इंडिया में फार्म पढ़ते हैं। यह फार्म गंगा प्लेन में बिहार के स्टेट में है। यह 2 हेक्टेयर है एरिया में। फार्मर इस फार्म का ओनर हो सकता है या ओनर नहीं भी हो सकता है। वह अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से फार्म में काम करता है। वह कुछ एग्रीकल्चर लेबर यूज़ करता है विलेज के। मेन क्रॉप है राइस और वीट। राइस को जून में उगाया जाता है मॉनसून स्टार्ट होने से पहले और यह अक्टूबर में हार्वेस्ट होता है। वीट को नवंबर में उगाया जाता है और अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं। एलोवियल डिपॉजिट की वजह से फर्टाइल सॉइल है और इसलिए फार्मर थर्ड क्रॉप भी उगा सकता है जिसमें वाटरमेलन और कुकुम्बर है। अप्रैल मई में कुछ वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स भी उगाए जा सकते हैं। फार्मर ऑक्सन के पेयर यूज़ करते हैं ड्रॉट एनिमल की तरह। उसके पास कुछ काऊ और हेन्स भी होते हैं। मिल्क और एग नॉर्मली वह खुद के कंजम्पशन के लिए रखता है, पर ज़्यादा होने पर मिल्क विलेज कोऑपरेटिव को भी बेचता है। फार्मर के पास हो, प्लो और सिकल होते हैं। जब मॉडर्न मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या थ्रैशर्स जो वह विलेज से या टाउन से हायर करता है, यह पानी पास की कैनल से लेता है। फार्मर मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स अपनी समझ से या विलेज के बड़ों की सलाह से यूज़ करता है। वह कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ करता है। अगर बाढ़ या सूखा पड़ता है तो हो सकता है उसकी पूरी फसल खराब हो जाए। फार्मर्स अपनी क्रॉप पास के टाउन में बेचता है। फार्म से मार्केट तक अपनी क्रॉप को ले जाने के लिए वह बैलगाड़ी यूज़ करता है, क्योंकि उसके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए मार्केट में होलसेलर जितनी प्राइस बोलता है उसी प्राइस में उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है। कभी गवर्नमेंट से एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट उसका फार्म विजिट करता है तो वो फार्मर को सीड क्वालिटी, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन मशीनरी और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। इंश्योरेंस एडवाइज़र उसको क्रॉप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में बताता है, तो वह जल्दी ही उसे लेने का प्लान करता है। उसे फंड्स की ज़रूरत होती है। मॉडर्नाइज्ड फार्मिंग मेथड जैसे कि हाई यील्ड सीड्स को खरीदने के लिए, पंप सेट को इंस्टॉल कराना, मशीनरी हायर करने के लिए, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। पहले वह विलेज के मनी लेंडर से ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन लेता था, पर अब विलेज का बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे शॉर्ट टर्म लोन देती है, जिसे वह इजी इंस्टॉलमेंट में रीपे करता है। फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ रही है और उसका भविष्य अच्छा दिख रहा है।
अब यूएसए के फार्म के बारे में पढ़ते हैं। यूएसए में टिपिकल फार्म के बारे में स्टडी करते हैं। फार्म प्रेरीज में लोकेटेड है और 250 हेक्टर्स एरिया है। फैमिली के साथ एक बड़े घर में रहता है फार्मर। फार्मर लैंड का ओनर है और जो फार्मर है वो एक बड़े घर में रहता है फैमिली के साथ, और वो जो घर है वो फार्म में ही है। वह अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से फार्म में काम करता है और पास के विलेज से कुछ लोगों की हेल्प लेता है। वीट के लिए क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है और फार्मर सॉइल को और वाटर रिसोर्स को चेक करने के बाद ही क्रॉप्स ग्रो करता है। पूरा फार्म वर्क मैकेनाइज्ड है। मशीन जैसे कि ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिलर्स, स्प्रेयर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स यूज़ करता है। गवर्नमेंट फार्मर को बेस्ट क्वालिटी सीड देते हैं। वह सॉइल लिस्टिंग लेबोरेटरी से सॉइल एनालिसिस करवाता है, फिर डिसाइड करता है कि कौन सा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी पर्याप्त मात्रा में यूज़ करता है। फार्मर्स को सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक के बारे में मालूम है और वह साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, कॉन्टूर प्लोइंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग। एनुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है। फार्मर अपनी क्रॉप टाउन मार्केट में ट्रक्स से बेचता है। सरप्लस प्रोडक्शन को मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज़ में स्टोर करता है जो उसे गवर्नमेंट ने दी है। ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फार्मर्स को अच्छी इनकम होती है और हाई स्टैंडर्ड होती है उसकी।